नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे। राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स खत्म हो चुके हैं। उनसे जो भी मुझे मैसेज आए हैं आप सब ने बोला है कि ऐसे ही जैसे आपने राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स कंप्लीट करवाए हैं तो बाकी जो विभिन्न पद हैं उनसे भी रिलेटेड आर्टिकल्स कंप्लीट करवा दीजिए। तो बेसिकली आज हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्यों की जो मंत्रिपरिषद है और यहाँ सेंटर की जो मंत्रिपरिषद है उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो हम सब कवर करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। थ्योरी भी कंप्लीट करवाएंगे, फिर लास्ट में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्लियर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आर्टिकल 74। अब आर्टिकल 74 क्या बताता है? आर्टिकल 74 बेसिकली ये बताता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका क्या काम होगा, जिसका काम होगा राष्ट्रपति को सलाह देना। क्या होगी? सेंटर पे एक मंत्री परिषद होगी जो बेसिकली क्या काम करती है? मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करती है। और जो मंत्री परिषद है उसका हेड कौन होता है? मंत्री परिषद का हेड होता है प्रधानमंत्री। वो जब मैंने राष्ट्रपति बताया था तो मैंने बताया था कि कार्यपालिका का जो हेड होता है वो कौन होता है? औपचारिक हेड राष्ट्रपति होता है। यहाँ जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो होता है प्रधानमंत्री। और मंत्री परिषद के लोगों से मिलकर बनती है प्रधानमंत्री और उनके जो विभिन्न मंत्री होते हैं उनसे। और ये क्या करते हैं? ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। तो मंत्री परिषद कौन से आर्टिकल में है? मंत्री परिषद आर्टिकल 74 में है। और मंत्री परिषद क्यों होती है? तो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होती है। क्लियर। एक सवाल यहाँ ये बनता है कि जो मंत्री परिषद का प्रावधान है वो हमने कौन से देश से लिया है? जो मंत्री परिषद का प्रावधान है वो किस देश से अडॉप्ट किया गया है? तो जो मंत्री परिषद का प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? वो ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्री परिषद का प्रावधान है वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से लिया गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा, कहां से लिया गया है? वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से लिया गया। क्लियर। तो ब्रिटेन संसदीय प्रणाली से क्या लिया गया है? मंत्री परिषद का पद। तो ये सवाल कभी कभी आ जाता है कि जो मंत्री परिषद है वो कहां से अडॉप्ट की गई है, या मंत्री परिषद की जो थीम है वो कहां से अडॉप्ट की गई है? तो वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से अडॉप्ट की गई। और क्या करती है मंत्री परिषद? बेसिकली तो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करती है। और कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 74 में है। अब आप ये बताइए कि जो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, अगर सवाल आ गया कि क्या राष्ट्रपति वो सलाह मानने के लिए बाध्य है? बताइए, जो सलाह दी गई है मंत्री परिषद द्वारा क्या उसे राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल बाध्य है, लेकिन वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उस सलाह को मंत्रिपरिषद को भेज सकता है, लेकिन अगर वो वापस मंत्रिपरिषद वही सलाह भेजती है तो उनकी सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। ये बात याद रखनी कि राष्ट्रपति पर उनकी सलाह बाध्यकारी होती है। और जो सलाह मंत्रिपरिषद देती है राष्ट्रपति को वो अदालत में विवेचना उसकी नहीं की जाएगी, यानी कि उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। क्लियर। क्या जाना आपने? मंत्रिपरिषद कौन से आर्टिकल में है? 74। मंत्रिपरिषद कहां से ली गई है? ब्रिटेन संसदीय प्रणाली से ली गई है। क्या मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह जो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद देती है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है? तो बिल्कुल बाध्यकारी है, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए भेजी जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अगर वापस मंत्रिपरिषद सलाह भेजती है तो राष्ट्रपति बाध्यकारी है मानने के लिए। दूसरी चीज, जो सलाह मंत्रिपरिषद देगा क्या उसकी न्यायालय समीक्षा कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता, उसकी न्यायालय में समीक्षा नहीं होगी। क्लियर। तो ये होता है आपका आर्टिकल 74 कंप्लीट। क्लियर। चलिए अभी हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 बेसिकली प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताता है। 75 कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति क्या हो, कैसे होगी, उनकी योग्यता, कार्यकाल, जवाबदेही। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। आप सब मुझे ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? जो मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो अगर कभी सवाल आता है कि जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो जो अन्य मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। पीएम सलाह देता है, उन्हीं की सलाह पर, पीएम की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और उन्हें शपथ भी कौन दिलाता है? उन्हें शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। तो बेसिकली
जो 75 है वो क्या बताता है, वो मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताता है, मंत्रियों की योग्यताओं के बारे में बताता है, उनका कार्यकाल क्या होगा ये बताता है। तो अगर कभी सवाल आए कि जो मंत्रियों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो जो अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। और अन्य मंत्री कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, राष्ट्रपति के चाहने तक ही, जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक ही बने रह सकते हैं। तो दिया गया है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ही मंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं। एक वर्ड दिया गया है सामूहिक उत्तरदायित्व। ये क्या होता है, आप सबको पता है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति। तो ये सवाल आता है कि जो हमारी मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। तभी तो कहा गया है ना कि राष्ट्रपति जब तक चाहे मंत्री तभी तक अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तभी तक मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के प्रति। और सामूहिक रूप से आपको पता है कि यदि प्रधानमंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या मंत्रिपरिषद तो पूरी सरकार गिर जाती है। तो वही है जो सामूहिक उत्तरदायी है, वो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहाँ लागू होता है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अन्य मंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। एक चीज यहाँ एक और दी गई है कि जो मंत्री परिषद है उसकी संख्या क्या होती है, जो मंत्री परिषद है उसकी संख्या कितनी होती है। तो जो मंत्री परिषद है उसकी सदस्य संख्या लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसकी 50% होती है। मतलब मान लीजिए लोकसभा की सदस्य संख्या है 543, मान लीजिए लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, मतलब लोकसभा में जो टोटल सदस्य है वो 543 है। उनका 15% कितना होगा, यानी 15% उनका कितना होगा, ये लगभग 81% के आसपास समथिंग कुछ जाएगा। मतलब कि मंत्री परिषद कितनी बड़ी होगी, जो लोकसभा में जितनी सदस्य संख्या है उसका 15% ही वही उतनी ही संख्या में मंत्री परिषद में लोग होंगे। बेसिकली ये है। तो मंत्री परिषद कितनी बड़ी होगी कि लोकसभा में जितने सदस्य हैं उस सदस्य संख्या का 15%। तो लोकसभा में अगर 543 मेंबर्स हैं तो उसका अगर हम 15% निकालेंगे तो इट वाज गोन ऑन लाइक 81%। मतलब ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा 81% तक, मतलब 81 समथिंग कुछ तक। तो मतलब 81 सदस्य के आसपास लोग मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। क्लियर। तो बेसिकली 75 में क्या जाना, 75 बताता है मंत्रियों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल। मंत्रियों की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री कब तक अपने पद पर बने रहते हैं, तो मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक ही बने रहते हैं, प्रसाद पर्यंत तक। व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद के प्रति। लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं, यानी कि अगर 545 मेंबर्स हैं तो उनका 15% यानी कि 15% जो होता है 81 सदस्यों के आसपास का कुछ दशमलव में आएगा। तो लगभग उतने मेंबर्स मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। तो अगर पूछे कि मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं, तो लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या है टोटल उसका 15%, उतने ही सदस्य मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। क्लियर। चलिए 77 क्या बताता है, 77 बेसिकली ये बताता है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन किसके नाम पे होगा। आप सब जानते हैं कि जो भारत में किसी भी प्रकार के दस्तावेज अगर भारत साइन करता है तो विदेशों के साथ, या किसी भी प्रकार की संधि होती है विदेशों के साथ, दूसरे देशों के साथ, तो वो सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। वो सारे काम किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो बेसिकली जो 77 हो यही बताता है कि भारत सरकार के सारे कार्यों का संचालन किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। तो 77 क्या बताता है कि जो भी कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे। कार्य वितरण और संचालन के नियम भी बनाता है राष्ट्रपति। सही तरीके से मंत्रिपरिषद के एग्जीक्यूशन के लिए जो कार्य वितरण है, कार्यों का वितरण कर देता है, नियम बनाता है, ये सारी चीजें किसमें है, ये आर्टिकल 77 में है।
तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से सारी चीजें की जाएंगी। ये किसमें है? यह है आर्टिकल 77। और कार्य वितरण और संचालन का नियम बनाना, वो भी आर्टिकल 77 में। तो 74 में क्या था? मंत्रिपरिषद। 75 में क्या था? मंत्रियों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल। और 77 में क्या है? भारत सरकार के काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अब आप कहेंगे मैम 76 छूट गया, तो 76 में अटॉर्नी जनरल है और हम यहाँ मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री के बारे में, इस वजह से मैंने यहाँ उसको मेंशन नहीं किया। 78 में क्या है? 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में उल्लेख है। 78 हमें ये बताता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णय और विधेयकों के बारे में सूचनाएं देगा। मतलब कि कौन से नए विधेयक आ रहे हैं, मंत्रिपरिषद कैसा काम कर रही है, क्योंकि मंत्रिपरिषद कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति। तो 78 के अंतर्गत, आर्टिकल 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो क्या करे? वो राष्ट्रपति को सूचना देता रहे। राष्ट्रपति को क्या सूचना देता रहे? मंत्रिपरिषद के निर्णय, कोई नया विधेयक, और यदि राष्ट्रपति भी कोई सूचना मांग रहा है तो प्रधानमंत्री देगा। और वो किसमें है? वो आर्टिकल 78 में। क्या जाना आपने? 74 मंत्रिपरिषद, 75 मंत्रियों की नियुक्ति कार्यकाल, 77 ये बताता है कि जो भी काम है भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। कहीं संधि है, कोई दस्तावेज साइन करना है, वो सब राष्ट्रपति के नाम से होगा। और राष्ट्रपति ही कार्य आवंटन के नियम बनाता है ताकि जो संसद का जो नियम है, संसद के जो काम है, वो सुचारू रूप से चलाए जा सके। वो आर्टिकल 77 में नियम बनाना। और 78 में क्या है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सूचना देगा कि मंत्रिपरिषद कैसे काम कर रही है, विधेयक उनसे संबंधित जो सूचना है वो कौन देगा? वो प्रधानमंत्री देगा। क्लियर? आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए 78 में क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। 88 क्या बताता है? 88 क्या बताता है? जल्दी बताइए। मंत्रियों के संसदीय अधिकारों के बारे में 88 बताता है। मतलब कि जो मंत्री है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, इट डजंट मैटर। लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, वो किसी भी बैठक की जो सदन की बैठक है उसमें भाग ले सकता है। संयुक्त बैठकों में भाग ले सकता है। संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में? संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में? राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक है वो कौन से आर्टिकल में? बताइए आप, कौन से आर्टिकल में? मैं नहीं बताऊंगी। राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक है वो कौन से आर्टिकल में है, ये आप मुझे बताइए कमेंट करके। तो बेसिकली 88 ये बताता है कि कोई भी मंत्री है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, किसी भी सदन का सदस्य हो, वो संयुक्त बैठकों में भी भाग लेगा। वो लोकसभा का है तो राज्यसभा में भी भाग ले सकता है, वो राज्यसभा का मेंबर है तो लोकसभा में भी भाग ले सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिसका वो सदस्य है। देखिए, मैंने आपको कहा कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। और राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। लेकिन अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो वोट वो सिर्फ लोकसभा में ही करेगा, और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो वोटिंग वो सिर्फ राज्यसभा में ही करेगा। तो वही चीज बोली गई है कि वो किसी भी सदन में भाग तो ले सकता है। 88 ये बोलता है कि प्रत्येक मंत्री संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान केवल उस सदन में कर सकता है जिसका वो सदस्य है। वो क्या कर सकता है? बोल भी सकता है और सदन में भाग भी ले सकता है, लेकिन मतदान केवल वही करेगा जहां पे वो सदस्य है। क्लियर? अगला है आर्टिकल 163। अब हम आ गए, कहां पे आ गए? हम राज्यों में आ गए। अभी हम सेंटर की बात कर रहे थे, अभी हम केंद्र की बात कर रहे थे, अब हम राज्यों में आ गए। राज्यों की भी तो मंत्रिपरिषद पढ़नी है, ठीक है? तो राज्यों में 163 क्या बताता है? राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद होगी। सेंटर में कहां थी मंत्रिपरिषद? सेंटर में मंत्रिपरिषद थी आर्टिकल 74 में कि मंत्रिपरिषद होगी। और वो मंत्रिपरिषद किसकी सलाह के लिए थी? वो मंत्रिपरिषद थी राष्ट्रपति की सलाह के लिए। वो मंत्रिपरिषद किसकी सलाह के लिए थी? वो मंत्रिपरिषद थी राष्ट्रपति की सलाह के लिए। क्लियर? तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, वो आर्टिकल 74 में कहा हमने सेंटर पे पढ़ा था। इसी तरह राज्यों में आर्टिकल 163 बताता है कि राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। आप सबको पता है कि जो हमारा सेंटर है उसकी जो कार्यपालिका का प्रमुख है वो कौन है? राष्ट्रपति। इसी तरह राज्यों की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यों की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो अगर मंत्रिपरिषद सेंटर पे राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राज्यों में मंत्रिपरिषद किसकी सहायता के लिए होगी? राज्यपाल की सहायता के लिए होगी।
क्लियर। अब मंत्री परिषद राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए होती है। कोई मामला जो राज्यपाल के विवेकाधिकार में है उसका फैसला अंतिम होगा। मतलब अगर राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उसके अंदर कोई भी फैसला है तो वो उसका फैसला ही अंतिम माना जाएगा। तो बेसिकली राज्यों की मंत्रिपरिषद किस में है? आर्टिकल 163 में है। सेंटर पे राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद थी, तो राज्यों में राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। क्लियर। अब हम रिपीट करें, 74 में मंत्रिपरिषद थी, 75 में मंत्रियों की योग्यता कार्यकाल नियुक्ति का प्रावधान था, 76 तो मैंने बताया अटॉर्नी जनरल है तो यहाँ उसका काम नहीं है। 77 में क्या था? कार्य नियम थे कि जो भी दस्तावेज है संधियां है वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, बताया था मैंने। और ये भी बताया था कि राष्ट्रपति कार्य आवंटन के नियम भी बनाता है 77 के ही अंतर्गत। क्लियर। चलिए ये चीज। और 78 में मैंने क्या बताया था? 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया था कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे? राष्ट्रपति को सूचना देते रहेंगे कि मंत्रिपरिषद कैसे काम कर रही है, कौन से नए विधेयक आए हैं। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य 78 में था। 88 में क्या बताया कि कोई भी मंत्री है वो सदन के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट वो वही करेगा जहां का वो सदस्य है। 163 मैंने क्या बताया? 163 बताया कि राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद हो। ठीक है। अगला है 164। जैसे वहां पे 75 में मैंने बताया था ना कि प्रधानमंत्री क्यों और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, 75 में मैंने बताया था। इसी प्रकार यहाँ 164 आर्टिकल में मंत्रियों से संबंधित है कि जो राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति है वो कौन करेगा। अगर वहां सेंटर में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे थे आर्टिकल 75 के अंतर्गत और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हो रही थी, तो यहाँ राज्यों में इनकी नियुक्ति कौन करेगा? मंत्रियों की। अगर सेंटर में राष्ट्रपति का पद है तो राज्यों में राज्यपाल है, तो अगर वहां राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे हैं आर्टिकल 75 के अंतर्गत, तो यहाँ राज्यों में कौन नियुक्ति करेगा? राज्यपाल, ऑफ कोर्स। तो आर्टिकल 164 के अंतर्गत अन्य मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बताइए? राज्यपाल कर रही है। ठीक है। और सामूहिक जिम्मेदारी मैंने आपको बताई थी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से वो। ठीक है। और 6 महीने सदस्य, यहाँ पे है सामूहिक जिम्मेदारी, उनकी शपथ के बारे में, और 6 महीने की सदस्यता शर्त है। 6 महीने की सदस्यता शर्त ये होती है कि कोई भी अगर मंत्री है और अगर वो मंत्री पद पे है और वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसका मंत्री का पद उसे खाली कर देना पड़ेगा। उसे, अगर वो राज्यों की बात हो रही है तो राज्यों में उसे विधानसभा की सदस्यता अनिवार्य है। वहां की जो भी विधान परिषद या विधानसभा है वहां की जो उसकी सदस्यता है वो अनिवार्य है। अगर मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर वो सदस्यता नहीं लेता है तो उसको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। वही है 6 महीने की सदस्यता की शर्त कि भाई आप मंत्री तो बन गए, आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, आप मंत्री बन गए, लेकिन आप मंत्री भले बन गए हो लेकिन आप सदस्यता तो ले लो किसी भी सदन की। अगर राज्यों में हो तो आप विधानसभा विधान परिषद किसी की सदस्यता ले लो भाई। लोकसभा अगर सेंटर पे हो तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी की भी सदस्य वो ले लो। तो वही है कि विधानमंडल की आपको 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी ही हो। क्लियर। यही चीज इसी के बारे में बताया गया है। ये सारी चीजें हुई। बहुत ज्यादा थक गए भाई पढ़ाते पढ़ाते। अब एमसीक्यू आएंगे इसके बाद, वो आप सॉल्व करेंगे, वो मैं नहीं करूंगी, मैं थक गई। 64 में क्या है? 64 में है मंत्रियों से संबंधित आर्टिकल। जैसे मंत्री परिषद, जैसे वहां पे क्या था 75 में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा था, तो यहाँ आर्टिकल 164 के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 6 महीने की सदस्यता भी आपने जान ली कि आप मंत्री तो बन गए हो, लेकिन अगर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो विधानमंडल के तो आप वहां पे जाके 6 महीने के अंदर सदस्यता लो। ये सारी चीजें इसमें है 164 में। तो 163 बेसिकली क्या था? 163 मंत्रिपरिषद के बारे में बता रहा था, जैसे वहां 74 था और यहाँ 164 बता रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा कि राज्यों में मंत्रिपरिषद का प्रावधान कहाँ है। तो राज्यों में मंत्रिपरिषद कहाँ है? 163 में। और पूछेगा राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान, तो वो आर्टिकल 164 में। अब आ जाते हैं एमसीक्यू। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए, चलिए क्वेश्चन पढ़िए, बताइए आर्टिकल 74 में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 74 में किस चीज का प्रावधान है बताइए। मैंने बताया था 74 में क्या है? 74 में है मंत्रिपरिषद। बताया था ना कि 74 में क्या है? 74 में है मंत्रिपरिषद। अब आप ऑप्शन पढ़िए।
पहला है कि राष्ट्रपति संसद को आदेश दे, नहीं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सलाह से काम करती है और उनकी सलाह सार्वजनिक नहीं होती है। बताइए। अगला है प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कहने की अनुमति नहीं है। क्या राइट होगा? 74 में बेसिकली ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा दिया हुआ है। बेसिकली इसके कहने का ये मतलब है कि 74 में क्या है, 74 में मंत्रिपरिषद है कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका काम होगा राष्ट्रपति को सलाह देना। वही बोला है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सलाह। राष्ट्रपति क्या काम करता है, मंत्रिपरिषद क्या काम करती है? राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करती है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सलाह में नहीं, राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करती है। राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करती है, नहीं में नहीं होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करती है मंत्रिपरिषद। और हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 74 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य है वो मंत्रिपरिषद का होता है, और जो राष्ट्रपति को दी गई सलाह है मंत्रिपरिषद द्वारा वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। राष्ट्रपति सिर्फ एक बार उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर दोबारा मंत्रिपरिषद उसको भेज रही है तो वो बाध्यकारी है। और मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है और न्यायालयीन समीक्षा के अंतर्गत नहीं है। मतलब उसकी जुडिशियल रिव्यू है उसका, वो नहीं किया जा सकता, उसकी सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। क्लियर? तो क्या है 74 बेसिकली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करती है और सलाह सार्वजनिक नहीं होती है। तो मंत्रिपरिषद क्या काम करती है? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करती है और वो सलाह सार्वजनिक नहीं होती है। क्या है, कभी कभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन, और इसमें क्या है कि इतना बड़ा देखिए ना, बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है कि देखते हैं किसी ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आपको वैसे भी समझ में आ गया है 74 है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद क्या काम करती है? राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करती है। तो हमें बाकी इन सबसे मतलब ही क्या है? हमें तो मिल रहा है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करती है, बस लगा के चले आना बिना किसी कंफ्यूजन के। अगला है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह वापस भेज सकते हैं अगर पुनः वही सलाह आए तो। मैंने बताया कि मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, लेकिन कब बाध्यकारी होती है? जब एक बार मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ने वही सलाह फिर दे दी तो फिर राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी हो जाता है। तो वही पूछा है कि अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह वापस भेज दी, उन्होंने वापस भेज दी, और वापस वही पुनः सलाह मंत्रिपरिषद ने दी कि नहीं यही सलाह होगी, तो राष्ट्रपति क्या है? तो फिर राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही होगी। तो फिर क्या होगा? तो फिर राष्ट्रपति को वो सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है। क्लियर? अगर एक बार सलाह दे दी गई है और अगर वापस पुनर्विचार के लिए भेजी गई और वापस आ गई वो वापस, तो वापस उनको मानना बाध्य होगा। आर्टिकल 75 में क्या है? 75 में किसकी बात की गई? 74 हमें पता है मंत्रिपरिषद, और 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। शपथ कौन उन्हें दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। तो आर्टिकल 75 में क्या है बताइए? नहीं, इसमें कहा गया है कि 75 में क्या नहीं है। देखिए कितना ज्यादा क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अभी मैं क्या पढ़ रही थी कि 75 में निम्नलिखित में से कौन सी बात है? उसने पूछा है नहीं है, उसमें नहीं बताना। तो 75 में क्या क्या था? 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति थी, बिल्कुल सही कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत था। 75 में हमने पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रियों का चयन लोकसभा सदस्य होना अनिवार्य है? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं था 75 में। मंत्रियों की सदस्य संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या की 50% होगी, बिल्कुल सही। ये भी हमने पढ़ा था कि मान लीजिए लोकसभा के मेंबर्स कितने हैं? 543 हैं, तो उनका जो 15% है, उनके जो 15% मेंबर है, यानी कि लगभग 81 सदस्य के आसपास ये आएगा। इतने सदस्य ही मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि ये सीमा कितनी होनी चाहिए? 15% की होनी चाहिए। लेकिन जो ये एक स्टेटमेंट है ये गड़बड़ कि मंत्रियों का जो चयन है वो मंत्रियों के चयन के लिए लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य है, इसमें तो नहीं, ये तो नहीं था। क्या राज्यसभा का जो मेंबर है वो मंत्री नहीं बन सकता? ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो मंत्रियों का चयन है वो लोकसभा सदस्यों से ही होगा। क्या राज्यसभा के मेंबर हैं, आप मुझे ये बताइए, वो मंत्री नहीं बनते क्या?
बनते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है, राज्यसभा से भी चुन के मंत्री आते हैं मंत्री परिषद में और राज्यसभा से भी चुन के मंत्री आते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट दिया हुआ था 75 में? आर्टिकल 75 में नहीं दिया हुआ था, और ये स्टेटमेंट भी गलत है भाई। मंत्रियों का चयन सिर्फ लोकसभा सदस्य होना थोड़ी अनिवार्य है, वो तो राज्यसभा से भी मंत्री चुन के आते हैं, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। और 75 में ये तो था ही कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और मंत्रियों की सदस्य संख्या कितनी होती है? 15% लोकसभा के टोटल सदस्य संख्या की। 75(1)(a) मंत्रिपरिषद के आकार को किस सीमा तक सीमित करता है? क्या राइट आंसर होगा बताइए? अभी जस्ट मैंने बताया, ऑप्शन है लोकसभा के 10%, लोकसभा के 15%, लोकसभा के 20% या लोकसभा के 25%। बताइए, अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर 543 मेंबर हैं लोकसभा में, तो उनका जो 15% है, 15% कितने सदस्य आएगा? ये लगभग आएगा 81 सदस्य के आसपास। तो ये 81 मेंबर्स ही मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे टोटल लोकसभा सदस्य संख्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का 50%। लोकसभा सदस्यों के जो 15% मेंबर है या 15% जो सदस्य संख्या है, उतने सदस्य ही मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। तो कितने? लोकसभा के 15%। क्लियर? इतने अच्छे से पढ़ा है आपने कि अब तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी, बताने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा। आर्टिकल 77 क्या था? बताया था ना मैंने कि जो भारत के सारे काम हैं, संधि है, हस्ताक्षर है, वो सारे किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और राष्ट्रपति क्या बनाता है? कुछ नियम बनाता है, मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम बनाता है, ताकि जो सदन का संचालन है वो सही तरीके से चल सके। तो 77 क्या बता रहा था? 77 मंत्रिपरिषद के कार्यों का विभाजन और ट्रांजैक्शन के नियम बना रहा था, क्योंकि मंत्रिपरिषद कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। 77 में मैंने बताया था कि सारे काम किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से, भारत के। और दूसरा क्या करता है वो? मंत्रिपरिषद के कार्य विभाजन और ट्रांजैक्शन के नियम बनाता है। ये भी आर्टिकल 77 में है। क्या है आर्टिकल 77 में? कि मंत्रिपरिषद के कार्य विभाजन और ट्रांजैक्शन के नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति। वो आर्टिकल 77 हमने पढ़ा था। आप देख सकते हैं वापस पिछली स्लाइड्स में जाके कि आर्टिकल 77 में हमने क्या जाना था? आर्टिकल 77 ये हमने ये जाना था कि सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे, और कार्यों के प्रमाणीकरण और कार्य वितरण और संचालन के नियम बनाए जाते हैं। कार्य वितरण और संचालन के नियम कौन बनाता है? ये सारे आर्टिकल 77 के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। कार्यों के प्रमाणन, कार्य वितरण और संचालन के नियम किस आर्टिकल के अंतर्गत बनाए जाते हैं? आर्टिकल 77 के अंतर्गत। क्लियर? कार्य वितरण नियम कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बनाए जाते हैं? आर्टिकल 77 के अंतर्गत। तो यही सवाल था कि आर्टिकल 77 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मंत्रिपरिषद का कार्य विभाजन और ट्रांजैक्शन के नियम बनाना। आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री के लिए क्या जिम्मेदारी है? आप सबको पता है 78 में मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सलाह देगा या मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी देगा कि मंत्रिपरिषद में क्या चल रहा है, कौन से नए विधेयक आए हैं, इन सब के बारे में जानकारी देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अगर प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सलाह देगा, मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी देगा, विधेयकों के बारे में जानकारी देगा, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णय और विधेयकों के संबंध में जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो प्रधानमंत्री का जो बेसिकली कर्तव्य है वो आर्टिकल 78 में है। और क्या कर्तव्य है? कि वो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं उनके विषय में वो जानकारी देगा राष्ट्रपति को। नए विधेयक आए हैं उनके बारे में जानकारी देगा। 88 क्या बताया था? मैंने बताया था आर्टिकल 88 ये कहता है कि मंत्री जो है वो किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो तो वो राज्यसभा की बैठकों में भी भाग ले सकते हैं, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो लोकसभा की बैठकों में भी भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान वो वही करेंगे जहां की वो सदस्य हैं। क्लियर? तो 88 ये बता रहा था, 88 क्या बता रहा था? कि मंत्री और महान्यायवादी का संसद के किसी भी सदन में भाग ले लेना। आपको महान्यायवादी के बारे में भी पता है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसे वोटिंग राइट नहीं होता है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 मैंने बताया था, हालांकि वहां यहाँ उसकी प्रासंगिकता रेलिवेंसी नहीं थी तो मैंने नहीं रखा वो आर्टिकल, लेकिन उस अभी आई बात तो इसीलिए मैंने बता दिया कि महान्यायवादी भी किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। और आर्टिकल 88 में मैंने बताया था कि मंत्री जो है वो किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो
वोट वहीं करेंगे जहां कि वो सदस्य, वो है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 की व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत बेसिक सी है कि अगर किसी भी सदस्य मंत्री को कहा जा रहा है कि आप लोकसभा की बैठकों में भी भाग लो, भले आप राज्यसभा के सदस्य हो, या आप लोकसभा के सदस्य हो तो आप राज्यसभा की बैठकों में भी भाग लो, या आप जो बैठकें हो रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट भी करो। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि संसद में कानूनी कार्यवाही स्पष्ट रूप से हो रही है, सभी को अधिकार है। भले कोई अभी ऐसा थोड़ी कहेगा कि तुम लोकसभा के सदस्य हो, तुम राज्यसभा में क्यों बोल रहे हो भाई, तुम राज्यसभा के सदस्य हो, तुम लोकसभा में क्यों बोल रहे हो, तुम्हें अधिकार नहीं है। इससे क्या होता है, कानूनी कार्यवाही या किसी विधेयक में चर्चा, ज्यादा से ज्यादा चर्चा होने से स्पष्टता आती है। मान लीजिए सदन में ज्यादा से ज्यादा चर्चाएं होंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने व्यूज रखेंगे, तो उससे क्या होगा, एक स्पष्टता आएगी ना। तो ये जो प्रणाली 88 में की गई थी कि मंत्री किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, कानूनी कार्यवाही है उसमें स्पष्टता आएगी, तो स्पष्ट रूप उसका प्रस्तुत होगा। तो आर्टिकल 88 वही कहता है कि इससे संसद में कानूनी कार्यवाही का जो पक्ष है वो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत होता है। कानूनी कार्यवाही का जो पक्ष है वो क्या, स्पष्टता आती है कि भले भाई आप लोकसभा के मेंबर हो, लेकिन आप आओ, आप यहाँ भी पार्टिसिपेट करो, इससे चीजों में स्पष्टता आएगी। जितनी ज्यादा से ज्यादा चर्चा होगी उतनी क्लैरिटी आती चली जाएगी, और अच्छा भी है, संविधान के लिए बहुत अच्छी चीज है ज्यादा से ज्यादा चर्चाएं होना। तो वो है आर्टिकल 88 की विशेषता। अगला है 163, किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया था आर्टिकल 74 में क्या था, मंत्रिपरिषद थी, और मंत्रिपरिषद का काम राष्ट्रपति को सलाह देना होता था। इसी प्रकार 163 के अंतर्गत राज्यों में एक मंत्रिपरिषद होती है, और वो मंत्रिपरिषद किसे सलाह देती है, राज्यपाल को। तो राज्यपाल को सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद की स्थापना, ये किसमें है, आर्टिकल 163 में। 163 में क्या है, राज्यपाल की सलाह हेतु मंत्रिपरिषद की स्थापना, और सेंटर में आर्टिकल 74 था जो क्या कर रहा था, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान कर रहा था। और राज्यों में मंत्रिपरिषद किसमें है, आर्टिकल 163 में है, जो किसे सलाह देती है, राज्यपाल। 164 क्या था, मैंने बताया था कि सेंटर में आर्टिकल 75 था, और ये आर्टिकल 75 किससे संबंधित था, मंत्रियों की नियुक्ति से। मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। तो मंत्रियों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनकी योग्यता, इसके बारे में क्या था, आर्टिकल 75 था। तो ऐसे ही राज्यों में कौन सा आर्टिकल है, राज्यों में है आर्टिकल 164। निम्नलिखित में से कौन नियुक्त होता है, पूरा मंत्रिमंडल, सीएम सहित। अब ये बताइए, सेंटर पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा था, राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन कर रहा था, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही कर रहा था। तो राज्यों में भी जो मंत्रिमंडल है वो कौन नियुक्त करेगा, राज्यपाल, और सीएम को भी कौन नियुक्त करेगा, राज्यपाल। तो 164 के अंतर्गत कौन नियुक्त होगा, पूरा मंत्रिमंडल और सीएम। क्लियर? चलिए, तो मंत्रिमंडल राज्यों में किस में है, आर्टिकल 164 में। यहां समाप्त होते हैं आपके क्या, यहां समाप्त होते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद से संबंधित जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और स्पेशली स्टेट वालों में तो लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। 163 में क्या है, राज्यों की मंत्रिपरिषद। 164 में क्या है, राज्यों के जो मंत्री हैं, सीएम सहित जो मंत्रिमंडल है, वो पूरा 164 में, उनकी नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 164 में। होमवर्क याद है, होमवर्क कहा था, होमवर्क आपको ये बताना है कि जो संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान किसमें है, किस आर्टिकल में है संयुक्त बैठक का प्रावधान। एक चीज और बता दूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कमेंट में कि हिस्ट्री की प्लेलिस्ट लाइए, पॉलिटी की प्लेलिस्ट लाइए, शायद उन्हें पता नहीं है कि हिस्ट्री और पॉलिटी की प्लेलिस्ट पहले ही अपलोड कर दी गई है। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट, आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे, वहां प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइएगा, वहां पूरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट डली हुई है और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट डली हुई है। कुछ वीडियोस लॉन्ग भी है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि वो एक वीडियो में समझाना जरूरी था। पंचायती राज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड भी आ चुका है वीडियो, तो जल्दी से जाइए यूट्यूब में देख के आइए वो सारी वीडियोस। ठीक है, चलिए, तो आप ये बताएंगे सर कि संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, और आर्टिकल 88 हमने जान लिया है, वो क्या बताता है, क्या बताता है आर्टिकल 88? आर्टिकल 88 ही हमें ये बताता है कि, मैं इसलिए रुक रही हूं क्योंकि मैं भी तो जानूं कि आप जान रहे हैं कि नहीं, कि कोई जो मंत्री है वो किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी,
लेकिन वो चुनाव वही करेगा, वोट मतलब वो वोटिंग वही करेगा जहां का वो सदस्य। आर्टिकल 88 ये बताता था। क्लियर? ये था आर्टिकल 88। 88 थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज करता है, इस वजह से मैंने लास्ट में जाते जाते आपको ये भी बता दिया कि आर्टिकल 88 भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए कि आर्टिकल 88 क्या कहता है। आप देख सकते हैं कि ये खुद कह रहा है कि प्रत्येक मंत्री संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, भाग भी ले सकता है, लेकिन वो मतदान वही करेगा जहां का वो सदस्य। क्लियर? और आर्टिकल 163 में क्या था? राज्यों की मंत्री परिषद। और आर्टिकल 164 में क्या था? राज्यों की मंत्री और उनसे नियुक्ति के प्रावधान। बस ये जल्दी से रिवाइज करवा दिया मैंने 5 मिनट। क्लियर? चलिए, एमसीक्यू भी सॉल्व हो गए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आगे हमें बताइएगा कि आगे इस जो आर्टिकल्स की सीरीज है उसे कंटिन्यू करना है या नहीं, क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। बिहार पुलिस के सामने बहुत बड़ा एग्जाम है, आरओ है, जहां जीएस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वहां आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, वो भी शायद इन सारे वीडियो से आपके सॉल्व हो जाए। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक करना है और कमेंट करके बताते रहना है कि क्या और सुधार करने हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही पढ़ते रहिए।